ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाला लेक्चर देखा क्या हो? उसमें मैंने करंट के बारे में पढ़ा था, टाइप के करंट आते हैं, एवरेज और एवरेज। आज के लेक्चर में वो पार्ट काम नहीं आएगा, वो पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक ही है, पर बेटर है उसको स्टडी कर लो, ठीक है ना। मैंने नोट्स भी भेज दिए हैं उसके, तो लेक्चर आराम से देख लो और अपने प्रैक्टिस कर लो, बाद में नोट्स ढंग से लिख लो, तो क्या अच्छा रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। कंपेटिव पार्ट भी कवर हो जाएगा उसमें। ओके, तो आज है ना, हम क्या स्टार्ट करेंगे, सर्किट स्टडी करेंगे, ठीक है। वो लेक्चर देखा हो तो थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। ऑल्टरनेटिंग करंट हमने जनरेटर में, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ईएमआई में जनरेटर, उसमें जो ईएमएफ का जो वोल्टेज था वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा था। ये इक्वेशन आई थी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ क्या ऐसे चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे कंटिन्यूस क्या चेंज हो रहा है, वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ऐसे वोल्टेज को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब ऐसे वोल्टेज को सर्किट में डालो तो करंट भी क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग मिलेगा, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया था, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया, कैपेसिटर स्टडी किया, वो सब में हमने ऐसे बैटरी बनाई थी। इसका मतलब इधर जो करंट है वो क्या रहता है, कौन। पर अब इसकी जगह हमें क्या करना है, रेजिस्टर वही रहेगा। अब क्या करेंगे, बैटरी की जगह मैं एक अलग सोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सोर्स पे ना ऐसे अगर ड्रॉ करूँ, मैं सर्कल ऐसे डिनोट करूँ ना, मतलब कौन सा सोर्स दे रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग। अब मैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करूंगा। अब मैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करूँ तो सर्किट का बिहेवियर ना पूरा चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको पूरा अलग चैप्टर की तरह ही स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में रेजिस्टर आएगा, यहाँ पे से कैपेसिटर डाल सकते हैं, इंडक्टर, इंडक्टर मतलब क्या, कॉइल डाल सकते हैं। तो सबका बिहेवियर हमें क्या है, स्टडी करना है, ठीक है। इसको पूरा अलग चैप्टर की तरह ही स्टडी करना होता है, इसका थोड़ा अलग है। ओके, तो आज हमें क्या है, ये सर्किट पे फोकस करना है। जो पहला लेक्चर जिनका मिस हुआ है देख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है। आज के लेक्चर में काम नहीं आएगा, नॉट एन इश्यू, ठीक है, पर वो देख लेना, ठीक है, वो काम करेगा। ओके, तो कुछ पेजेस छोड़ लेना, नोट्स ना बनाए हो तो टॉपिक लिख लो। सर्किट स्टार्ट करते हैं। एसी वोल्टेज, देखो एसी वोल्टेज applied to a resistor, AC voltage applied to a resistor। ये पार्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ प्रॉपरली स्टेटमेंट वो सब के साथ, ये बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, थियरी के लिए, ठीक है ना। वो लिखवा रहा हूँ वो तो काम आएगा। आज मतलब मान लो आज के लेक्चर में मेजोरिटी है ना बोर्ड्स वाला पार्ट अपना कवर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या कंपेटिव वाले पार्ट पे आप आएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम कि एक एसी सोर्स है और एक रेजिस्टर है, उसको हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, बैटरी की जगह ये सिंबल आएगा, कभी भी ऐसा सिंबल आए मतलब क्या, ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। तो ये अपना सोर्स है, एसी सोर्स। ओके, तो पहले तो क्या इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ड्रॉप आउट आएगा, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ।
देखो स्टेटमेंट लिखो, द फिगर शोज एन AC source, the figure shows an AC source connected to a resistor, connected to a resistor. The AC voltage is given by the AC voltage is given by V equal to V naught sin omega t. V equal to V naught sin omega t. Equal to V naught sin omega t. ठीक है, इधर तुम्हें V naught और ओमेगा क्या है ना मीनिंग लिखना पड़ेगा. क्या है हियर V naught is what? क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज. Here V naught is maximum voltage and omega is angular frequency. Omega is angular frequency. ठीक है, अब मुझे इसमें क्या जानना है, करंट जानना है कि करंट कैसे फ्लो है. तो इधर क्या ओम्स लॉ लगा सकते हैं V/IR, पर इधर है ना देखो ये इसमें चलो लगा सकते हो ओम्स लॉ, पर सपोज कैपेसिटर इंडक्टर वो सब आए तो हर एक इक्वेशन क्या अलग होती है. कभी भी कोई सर्किट को तुम्हें सॉल्व करना होगा तो ध्यान रखना क्या एक रूल हमेशा लगा सकते हो, कोई भी सर्किट में लगा सकते हो. कौन सा होता है वो? किरचॉफ रूल लगा सकते हो. ठीक है, किरचॉफ रूल मतलब क्या, वोल्टेज वाला. सबका वोल्टेज क्या होता है, एडिशन का 0 होता है. ठीक है, कोई भी सर्किट में लगा सकते हो. तो हमारे सर्किट को अप्लाई करेंगे तो इसमें भी है ना बेटर है कि वो स्टेटमेंट ऐड करो. ठीक है, क्या लिखोगे कि अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल. क्या होगा, किरचॉफ लूप रूल लगाओगे तो जो वोल्टेज है वही क्या इसका रजिस्टर का वोल्टेज होगा. मतलब V इक्वल क्या लिख सकता है यार, V की जगह इक्वेशन डाल दी V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू IR. तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V नॉट बाई R साइन ओमेगा टी. ये V नॉट बाई R को मैं एक सिंबल दे देता हूँ I नॉट साइन ओमेगा टी. ये मेरी करंट की इक्वेशन आ गई. ठीक है, देखो लेकिन आई नॉट क्या हो सकता है इधर, जैसे वी नॉट क्या मैक्सिमम वोल्टेज, आई नॉट क्या होगा मैक्सिमम करंट, और उसकी वैल्यू काफी बार पूछोगे क्वेश्चन. तो आई नॉट किसके बराबर है, वी नॉट बाय आर. लिख दो इधर साइड पे, हियर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर. हियर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर. बॉक्स में दो उसपे, हियर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर which gives maximum current, which gives maximum current. ठीक है ना, उससे क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा. ठीक है, ये एक पार्ट आ गया. और इसमें ये एक पार्ट स्टडी कर लिया. अच्छा, ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें. पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वोल्टेज और टाइम का. तो वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी अपनी, वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो ऐसे ये साइन कर्व आएगा. ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अपनी वी नॉट. करंट का ग्राफ बता सकते हो कैसा आएगा, ये वोल्टेज का ग्राफ आएगा क्योंकि इसकी इक्वेशन पता थी वी नॉट साइन ओमेगा टी. करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो सेम ही नेचर का होगा, बस फर्क क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अलग होगी. तो ऐसा ही सेम साइन वाला ही ग्राफ होगा.
ठीक है ना, बस ये इधर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई। ठीक है, ये V की इक्वेशन ये आई। ठीक है ना, ऐसा एक ग्राफ बनेगा, इसका एक पॉइंट है वो भी हमें लिखना है, ड्रॉ कर लो। चलिए ड्रॉ। इसमें ये क्या कहते हैं, देखो शुरुआत में दोनों ग्राफ क्या 0 से स्टार्ट हो गए, दोनों ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों मैक्सिमम वैल्यू पे आ रहे हैं, वापिस 0 पे जा रहे हैं, दोनों वापिस मिनिमम पे आ रहे हैं, मतलब बिहेवियर जो एक जैसा ही है, दोनों साथ में ही मैक्सिमम मिनिमम 0 पे आ रहे हैं। साथ में ही अगर चल रहे हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। साथ में चल रहे तो वर्ड यूज करना होता है, दे आर इन फेज। ठीक है, अगर सपोज इस करंट का ग्राफ उल्टा होता है, ऐसे नीचे से चालू होता है, मतलब बिहेवियर क्या होता है ऑपोजिट, कि जब ये मैक्सिमम था ये मिनिमम था, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज करते हैं, दे आर आउट ऑफ फेज। क्या कहना चाहिए, दे आर इन ऑपोजिट फेज। साथ में चल रहे तो व्हाट, दे आर इन फेज। ठीक है ना, वो स्टेटमेंट वो वर्ड ऐड करना बहुत जरूरी है। इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, बोथ वोल्टेज एंड करंट, both voltage and current reach, both voltage and current reach 0, maximum and minimum value, both voltage and current reach 0, maximum and minimum value at the same time, so voltage and current are said to be in phase. So voltage and current are said to be in phase. Voltage and current are said to be in phase. ओके, इसमें एक और पार्ट स्टडी करने का इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। करंट देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, इसका मतलब कैसे जाएगा, सपोज शुरुआत में करंट पॉजिटिव है, मतलब करंट पहले ऐसे जाएगा, बाद में करंट नेगेटिव है, मतलब क्या करंट उल्टा जाएगा, मतलब करंट इसमें ना कंटिन्यूअस ऐसे फ्लो होता है, एक तरफ नहीं जाता है, कंटिन्यूअस ऐसे ऑल्टरनेट होते रहता है। ठीक है, मेन क्या है, हमें करंट का मतलब क्या है, फ्लो होना चाहिए। अब इस तरह को इस तरह डजंट मैटर, फ्लो होना चाहिए। जब तक फ्लो हो रहा है हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिले मतलब क्या, पावर कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें हमें क्या है, पावर कितना कंज्यूम हो रहा है वो भी हमें निकालना है। ठीक है, उसका डिराइवेशन भी बोर्ड के लिए काम का है, तो इसके बाद इसमें ही लिखना है, देखो पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है। देखो जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही नेगेटिव करंट है, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव हो, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो एवरेज पावर भी 0 होगा। पावर की इक्वेशन में क्या आता है, आई स्क्वायर आर, आर तो कांस्टेंट है, इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो क्या होगा, मतलब उससे स्क्वायर से क्या होगा, नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए वो क्या है
जीरो नहीं हो सकता, करंट एवरेज बोले जीरो, एवरेज पावर जीरो नहीं होगा, उसकी आएगी इक्वेशन, ठीक है। तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखो, इवन दो एवरेज करंट इज जीरो, इवन दो एवरेज करंट इज जीरो, comma, that does not mean average power is also zero. That does not mean average power is also zero. ठीक है, तो अब एवरेज पावर निकाले कैसे? तो नॉर्मल पावर की इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। एवरेज निकालना हो, लास्ट क्लास का लेक्चर देखना, इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। अभी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, बाद में देख लेना। लिखो नेक्स्ट लाइन में, द इंस्टेंटेनियस पावर, द इंस्टेंटेनियस पावर in the resistor, across the resistor, instantaneous power across the resistor is given by इधर इंस्टेंटेनियस पावर मुझे चाहिए, अपना नॉर्मल रेजिस्टर है, तो पावर की इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर। तो आई की इक्वेशन हमें पता है क्या है, आई नॉट स्क्वायर, आर को ऐसे रखते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या एवरेज पावर की इक्वेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन। इसके बॉक्स में बनाना, ये तो अपना रिजल्ट काम का नहीं, अभी आगे आएगा। ठीक है, हमें मेन क्या निकालना है, एवरेज पावर। जैसे पर्टिकुलर टाइम पे दिया है, मुझे एवरेज पावर निकालना, देखो इसके नीचे द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड over one cycle will be, the average power consumed over one cycle will be। अब एवरेज पावर निकालना हो, देखो ये क्या है, पर्टिकुलर मोमेंट पे पावर है, पर मुझे एवरेज पावर में इंटरेस्ट है, तभी मुझे पता चलेगा ओवरऑल एनर्जी कितनी यूज होगी। तो एवरेज पावर का मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में इंटीग्रेशन वो सब करना होता है, पर बोर्ड के लिए ना वो लिखने की जरूरत नहीं है, इधर मैं सिंबल बता रहा हूँ, ध्यान रखना। एवरेज पावर निकालना हो ना, मतलब इसका एवरेज निकालना है, तो आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना हो, ये सिंबल डालते हैं, जैसे ब्रैकेट्स बनाते हैं। मैं कभी भी कोई चीज ऐसे लिखो ना, मतलब उसका क्या निकाल रहा हूँ मैं, एवरेज निकाल। तो आई नॉट स्क्वायर और आर तो कॉन्स्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, मतलब बेसिकली मुझे किसका एवरेज निकालना है, साइन स्क्वायर का। लिखो इसका निकालते हैं एवरेज। साइन का एवरेज क्या होता है, साइन स्क्वायर का भले निकालना है, साइन का एवरेज क्या होता है, एक साइकिल मतलब क्या, पूरा जीरो, एक पूरा, ठीक है ना, मतलब एक साइकिल जितना प्लस होता है माइनस, साइन का क्या होगा, जीरो, एवरेज जीरो हो जाता है। कॉस का कितना होता है, कॉस का भी जीरो होता है, साइन हो या कॉस हो क्या होता है, जीरो। ये नॉलेज है अपने पास, तो नॉलेज का यूज करते हैं। साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे लिखो हियर तो क्या लिख सकते हो, cos 2 ओमेगा टी, उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, ये लिख सकते हो। मतलब एवरेज पावर, मतलब तुम्हें बेसिकली therefore क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, मतलब बेसिकली तुम्हें क्या इसका एवरेज निकालना है।
इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक इसका एवरेज और ठीक इसका एवरेज है ना, ये दोनों का एवरेज निकालना है। इसका एवरेज क्या होगा 1/2 है। 1/2 तो मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का एवरेज क्या होता है वो खुद ही होता है। और इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0, कॉस का साइन हो क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो बस आगे अपना आंसर कितना लिखो और आगे से करो। देखिए इसके नीचे स्टेटमेंट लिखो, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट साइकिल के लिए एक cos 2 ओमेगा t/2, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0, लिखो ये cos 2 ओमेगा t/2 इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब बेसिकली देयरफॉर ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसका एवरेज किसके बराबर है, हाँ ठीक है, ये पार्ट तो 0 हो गया, लिखो लिख दे, ठीक है। बस फाइनल रिजल्ट लिखना है, लिखो द एवरेज पावर कंज्यूम विल बी द एवरेज पावर कंज्यूम विल बी कितना होगा, देखो ये पहले वाली इक्वेशन देखो, आई नॉट स्क्वायर और आर तो रहेगा ही, वो तो कांस्टेंट ही है, और उसका एवरेज कितना है अपना आंसर 1/2 मतलब डिवाइड ये आ गया एवरेज कितना कंज्यूम होता है, ठीक है, आई नॉट स्क्वायर r/2। अपना नॉर्मल करंट अगर जाता है कौन सी अपनी बैटरी से जो हमने पहले पढ़ा था, तो पावर को क्या लेता है I2 r। तो देखो एसी को अगर फ्लो हो रहा हो तो कितना कंज्यूम होता है I0 स्क्वायर 2 वो कंज्यूम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। तो ये रेजिस्टर वाली सर्किट पढ़ ली, इसके बेस पे ना पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आज जो मैं बोला कि मेन क्या बोर्ड वाला पार्ट में करवा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ढंग से प्रॉपर डेटा लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, पहला साथ में करते हैं, दूसरा अपने अप्लाई करना है। लिखो क्वेश्चन, a light bulb is rated, एनसीईआरटी लिखिए ना क्वेश्चन में, a light bulb is rated 100 watts for 220 volts. Light bulb is rated 100 watts for 220 volts. 220 volts कितना दिया हुआ है, ओके। पहले पार्ट में लिखो फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। दूसरे पार्ट में पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स,
ठीक है, ये दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में लिखो आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब, ठीक है, ये पूछा है। पहला पार्ट है तो साथ में ढंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई एनसीईआरटी का बोर्ड का क्वेश्चन है तो प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। पहले तो क्या है, गिवन डेटा इसमें जो होगा तो क्या होगा, ये पहले रेटिंग दे रखी है 100 वाट मतलब उसका पावर दे रखा है, कौन सा पावर इधर लिखे चलिए। नॉर्मल एवरेज होता है बल्ब के लिए, याद है पता है कौन सी इक्वेशन लिखी है? पहले पार्ट में को क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछा है। बल्ब के लिए याद है क्या इक्वेशन यूज करते हैं, क्या P इक्वल टू क्या होता है, रेटिंग दी हो तो क्या होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, वही यूज करते हैं, उधर टू यूज नहीं करना है, ठीक है। रेटिंग दी तो डायरेक्ट वही डालना है, ओके। तो पहले गिवन डेटा लिख लो, उसमें क्या लिखोगे, कहता है तो रेटेड पावर ऐसे लिखो, एवरेज पावर नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, रेटेड पावर। रेटेड पावर P इक्वल टू कितना है, 100 वॉट, 100 वॉट, ठीक है। और जो ये लेक्चर भेजा था मैंने सैटरडे वाला, उसमें दो टाइप की वैल्यू डिस्कस की थी। उन्होंने देख लिया, लिखा, उनको याद होगा, जिन्होंने ना लिखा हो तो बता देता हूँ। दो टाइप की वैल्यू आती है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, दो आती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में वोल्टेज देखो दे रखा है कितना है, 220 वोल्ट। अब सिर्फ वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन तो दे नहीं रखी है, सिर्फ वैल्यू दे रखी है। अगर सिर्फ वैल्यू दे रखी हो तो आरएमएस हो, एवरेज हो, मैक्सिमम हो, कौन सी हो, कुछ मेंशन नहीं किया है इसमें। अगर कभी भी मेंशन ना किया हो मतलब आरएमएस, ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हो ना, हमें पता होना चाहिए। कुछ ना मेंशन किया हो तो क्या होता है, आरएमएस। यहाँ पे डेटा और क्या लिखोगे, वी आरएमएस इक्वल टू 220 वोल्ट, वी आरएमएस इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब पहले पार्ट में क्या रेजिस्टेंस पूछा है, तो उसमें बताओ क्या स्टेटमेंट डालोगे, स्टेटमेंट बोलो क्या होगा, रेजिस्टेंस निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इक्वल मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बोलता है लिखना ही पड़ेगा। कैसे लिखोगे कि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज गिवन बाय, लिखो पहले पार्ट में, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब is given by R equal to V square by P, R equal to V square by P। कर लो कैलकुलेट, देखो कितना आ रहा है। कितना 484 ओम्स आ रहा है, ठीक है। ये अपना पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, क्या निकालना है, इक्वल, क्वेश्चन में जो दिया वो आरएमएस दिया है, इक्वल टू वी नॉट, वो निकालना है। ये अब मैंने डिराइव किया था पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन लिखना होता है, डिराइव नहीं करना होता, डायरेक्ट रिलेशन लिखना होता है। तो लिख लो दूसरे पार्ट में, लिखो द आरएमएस वोल्टेज इज गिवन बाय, द आरएमएस वोल्टेज इज गिवन बाय, आरएमएस का फॉर्मूला डिराइव किया था, तो वी आर एम क्या लिख इसको, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू बाय रूट, वैसे लिखो वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2। सो द पीक वोल्टेज, so the peak voltage V naught इक्वल टू क्या होगा, वी आर एम एस इंटू रूट 2, मतलब वी नॉट कितना हो जाएगा 220 रूट 2 वोल्ट, ठीक है ना। ये अपना वी नॉट आएगा, ठीक है, 220 रूट 2 वोल्ट। अब ये मोड के लिए अगर बता रहा हूं, अभी के लिए चलेगा,
बोर्ड में ना √2 को 1.141 वो डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी के लिए लिखो चलेगा, बाकी उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपना वोल्ट है, पीक वोल्टेज है। इसके बाद में क्या पूछा? ओके, आरएमएस करंट क्या है, कौन सा इक्वेशन बोले? I नॉट से निकालना पड़ेगा ना डायरेक्ट। कौन सी इक्वेशन? देखो डेटा क्या क्या अपने पास, VRMS है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो V क्या लिख सकते हो, मतलब I इक्वल क्या होगा, V/R। वैल्यूज कौन सी डालोगे? RMS। ठीक है ना, तो लिख लो इसमें कि द RMS करंट इज गिवन बाय द RMS करंट RMS करंट इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो IRMS इक्वल टू VRMS कितना है, 220 अपॉन ये कितना है, 484। ठीक है ना, इसमें अभी आंसर लिख लो, ये बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कितना है, 0.455 के आसपास आ रहा है, 0.455 एम्पियर। ये अपना क्या आ गया, RMS करंट आ गया। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो पूरा अपने आप करना है ढंग से। ठीक है, डेटा लिखो, स्टेटमेंट वो सब लिखो, एनसीईआरटी का ही है, लिख लेना दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। देखो 100 ओम रेजिस्टर, 100 ओम रेजिस्टर is connected to 100 ohm resistor is connected to 220 volts, 50 hertz supply, 220 volts, 50 hertz supply। ठीक है, फुल स्टॉप। पहले पार्ट में लिखो फाइंड RMS करंट, फाइंड RMS करंट, और दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड एवरेज पावर, फाइंड एवरेज पावर ओवर वन साइकिल, फाइंड एवरेज पावर ओवर वन साइकिल। ट्राई प्रॉपरली गिवन डेटा सॉल्यूशन क्या है।
दूसरा गलत है। ये डेटा जो है गिवन डेटा, उसमें क्या क्या एक रजिस्टर दे रखा है 100 ओम से, बाद में आरएमएस वैल्यू दे रखी है 220 वोल्ट, और ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज। ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा है ना निकालना होता है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई है। मैं ये सब बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम में कुछ काम का नहीं है, पर ढंग से लिखना जरूरी है। लेकिन 100 पाई होगा और इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ध्यान रखना है। ओके, तो गिवन डेटा अपना ये है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा आरएमएस कर, तो आई आरएमएस, तो उसके लिए सेम वो इक्वेशन क्या लिखोगे कि आई आरएमएस इज गिवन बाय क्या होगा बी आई आरएमएस बाय आर 220 बाय 100, तो अपना आई आरएमएस आ गया कितना है 2.2 एम्पियर, ये आई आरएमएस आ गया। दूसरे में पावर निकालना है, तो देखो ओवरऑल साइकिल पूछा मतलब क्या एवरेज पावर होगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला भी निकालना है I0 स्क्वायर R/2। तो देखो R पता है पर पहले I0 निकालना पड़ता है, तो उसके लिए ना स्टेटमेंट लिखना होता है कि द मैक्सिमम करंट या पीक करंट I0 विल बी, तो देखो IRMS वो कितना होता है I0/√2, तो I0 कितना हो जाएगा IRMS इंटू √2 मतलब 2.2 इंटू √2, तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो I0 कितना हो जाएगा 2.2 इंटू √2 वो पूरे का स्क्वायर, R कितना 100 और नीचे कितना है 2, कितना आंसर आएगा 484 वाट। ठीक है, ये अपना एवरेज पावर कंज्यूम होगा। ठीक है,
ये रेजिस्टर वाला केस देख लिया, ठीक है। ये अभी जो है ये सब प्रॉब्लम सारे एनसीईआरटी के ही है, ठीक है, तो पूरा अपना कवर हो जाएगा बोर्ड का पैरेलल में। ये एक पार्ट हो गया। अब अभी हमने क्या किया था, रेजिस्टर डाला था। अब रेजिस्टर को हटा के हम क्या डालेंगे, इंडक्टर डालेंगे। इंडक्टर डालेंगे मतलब क्या, कॉइल डालेंगे, ठीक है। तो आप लिख लो टॉपिक, क्या लिखोगे, एसी वोल्टेज अप्लाइड, AC voltage applied to a pure inductor. AC voltage applied to a pure inductor. ये प्योर इंडक्टर का मतलब क्या, लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रहा हूँ। प्योर इंडक्टर का मतलब, देखो इंडक्टर मतलब बेसिकली क्या है, कॉइल। कॉइल मतलब क्या, वायर। प्रैक्टिकली देखिए हर एक वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस। प्योर इंडक्टर का मतलब क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इंडक्टेंस होगा, L वही होगा, कोई रेजिस्टेंस R नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा कि एक इंडक्टर है अपने पास, कॉइल है, उसको हमें सोर्स के साथ कनेक्ट करना है, ये सोर्स के साथ, ठीक है, एसी सोर्स है, उसके साथ कनेक्ट करना है। ये अपने इंडक्टेंस क्या ले लेते हैं, कुछ L ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, करंट फ्लो होगा, वो करंट मुझे स्टडी करना है। इसकी इक्वेशन याद है, क्या यूज करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू है ओम्स लॉ, इसके लिए क्या यूज करते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, वो EMF की इक्वेशन थी ना, क्या होता है, L इधर वो वेरिएबल है तो DI बाई वो यूज करना होता है, ठीक है। पर स्टेटमेंट वही डालोगे किरचॉफ वाला, जैसा रेजिस्टर के लिए था वैसे ही पूरा अप्रोच इसके साथ करना है, ठीक है। बोर्ड में कोई भी आ सकता है, हमें सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लो, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। Because statement, the given figure shows a pure inductor connected to an AC source, connected to an AC source, ठीक है। और सोर्स वोल्टेज तो वही लेना है, V नॉट साइन ओमेगा टी वाला, तो उसके लिए भी स्टेटमेंट लिखो नेक्स्ट टाइम में। तो AC सोर्स वोल्टेज is given by the AC source voltage, the AC source voltage is given by V equal to V naught sin omega t, V equal to V naught sin omega t, ठीक है। अब क्या करना है, वो L di by dt वो वाली इक्वेशन लगानी है, पर किरचॉफ वाला स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। फिर लिखो कि अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल in the circuit, applying Kirchhoff's loop rule in the circuit, तो लूप रूल अप्लाई करें तो V ये सोर्स का वोल्टेज माइनस L di by dt, ये किसका, इंडक्टर का, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L di by dt। अब V की हमें इक्वेशन पता है, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू L di by dt। अब देखो ये इक्वेशन है, मुझे I निकालना है, di है और I निकालना है, मतलब क्या, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख नहीं सकते, पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, तो di इक्वल टू, तो कैसे लिख रहे हैं, मैं रीअरेंज करूँ तो V नॉट S by L साइन ओमेगा टी, बाद में इंटीग्रेशन कर पाओगे, ठीक है। देखो इसमें
लिखे। अब देखो इसमें दो तरफ इंटीग्रेशन करे तो दिया क्या, तो चलो आई हो गया, वी नॉट बाय तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और साथ में कांस्टेंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो इधर ओमेगा आगे डाल सकते हैं। अब देखो अगर मैं लिमिट ना डालूं तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, लिमिट ना डाले। देखो बॉक्स में बनाना कहीं पे फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया। देखिए ओके, अब देखो ये जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो उसकी वैल्यू देखो क्या होती है, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये जो सोर्स है अपना वोल्टेज, वो एक सिमेट्रिक में बोल सकता हूँ, उसका ग्राफ क्या है, v = v0 sin ओमेगा t, तो बोल सकता हूँ वोल्टेज जो है पहले तो उसकी ऑसिलेट कर रहा है, साइन है मतलब क्या कर रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ जीरो के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। जो ग्राफ होता है जितना पॉजिटिव जाता है उतना ही नेगेटिव जाता है, पर बेस लाइन क्या होती है, जीरो होती है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, जीरो के अबाउट क्या ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज जो क्या है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को इक्वेशन आए तो करंट की इक्वेशन भी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, मतलब कांस्टेंट की जरूरत नहीं होती, तो कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो। तो उसका जो ये स्टेटमेंट है जो डिस्कस किया ना वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट कांस्टेंट को जीरो नहीं डाल सकते, तो उसमें जो डिस्कस किया वैसे ही लिखो। देखो इसके नीचे लाइन में द सोर्स EMF oscillates symmetrically. The source EMF oscillates symmetrically about zero. So no constant of current exists. So no constant of current. So no constant of current exists. Therefore, the integration constant will be zero. Therefore, the integration constant. Therefore, the integration constant will be zero. ठीक है, तो मतलब रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या -v/ωL cos ओमेगा t डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो कंपेयर करना हो, वोल्टेज में अपनी कौन सी इक्वेशन थी, साइन, कंपैरिजन पे सबसे अच्छा वही होता है कि कॉस को किसमें कन्वर्ट करो, साइन, तो माइनस कॉस है तो उसमें कैसे लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी -π/2 ऐसे लिख सकते हैं। जो मैक्सिमम जो उनको पता होगा, जो बायो के वो ध्यान रखना, माइनस कॉस हो कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी -π/2, ठीक है, ये अपनी क्या आ जाएगी, करंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। लिखो
देखिए यहाँ पे मैक्सिमम करंट किसके बराबर है? V नॉट बाई V नॉट बाई ओमेगा है ना, मैक्सिमम करंट के बराबर है। लिखो हियर मैक्सिमम करंट, इसका बॉक्स में बनाना, हियर मैक्सिमम करंट I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई ओमेगा एल। ठीक है, अपना मैक्सिमम करंट है। देखो इसमें ना कंपेयर करना है, हमें एक नया पार्ट स्टडी करना है। और ओम्स लॉ जो है उसके साथ कंपेयर करने की ट्राई करो। I इक्वल क्या होता है? V बाई आर। इधर देखो I इक्वल क्या है? V बाई ओमेगा एल। तो इसका मतलब कंपेयर करें इक्वेशन को, तो क्या बोल सकता हूँ, ये जो ओमेगा एल है वो किसके बराबर है? किसके जैसा है? रेजिस्टेंस के जैसा है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं है पर रेजिस्टेंस जैसा है। तो इधर कहने का मतलब क्या होता है, ये जो टर्म होता है ना ओमेगा एल, वो एक तरह का इसका क्या है? रेजिस्टेंस है। बस उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, लेकिन उसको नया नाम देते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। क्या है रिएक्टेंस? ये भी रेजिस्टेंस जैसा ही है पर नाम क्या है? रेजिस्टेंस नहीं है, रिएक्टेंस। इंडक्टर जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिएक्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और उसका फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा एल। तो क्या होता है? उसका रिएक्टेंस होता है। सिंबल वो सब मैं लिखवा रहा हूँ, इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, नीचे लिखो। Here the term omega L, here the term omega L is analogous. Here the term omega L is analogous. Here the term omega L is analogous. Spelling आती है ANAL GOU analogous। ठीक है, ध्यान रखना इस स्पेलिंग की विषय is analogous to resistance, is analogous to resistance, is analogous to resistance and is called inductive reactance, and is called inductive reactance। inductive reactance का सिंबल भी है, कंटिन्यू में लिखो। it is denoted by क्या सिंबल होता है उसका? एक्स सबस्क्रिप्ट में एल। ठीक है, it is denoted by लिखो एक्सएल, it is denoted by एक्सएल। ठीक है, और साइड पे लिखो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। ठीक है, इस पे बॉक्स में एक अपना रिएक्टेंस का फॉर्मूला है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो अब मैक्सिमम करंट कोई पूछे इसमें, इस केस में मैक्सिमम करंट निकालो, आरएमएस निकालो, तो नॉर्मल ओम्स लॉ की तरह कंपेयर कर सकते हो। आई नॉट इक्वल टू उधर क्या है? वी नॉट बाई आर। इधर क्या आ जाएगा? एक्स। और आरएमएस कोई पूछे तो आरएमएस डालो, वी आरएमएस बाई दोनों पे बॉक्स बनाना। इसमें भी ग्राफ ड्रॉ करना है। वोल्टेज का ग्राफ जो है, वोल्टेज का ग्राफ तो सेम ही रहने वाला है। करंट का ग्राफ मुझे ध्यान से ड्रॉ करना है। तो करंट की इक्वेशन देखो, कंपेयर करो, वो क्या थी? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब क्या वो माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाती है। वो कॉस का ग्राफ क्या होता है? ऐसे मैक्सिमम से चालू होता है। माइनस कॉस का ग्राफ क्या होता है? उसका उल्टा होता है।
मतलब मिनिमम से स्टार्ट होता है, मान लो ये मिनिमम वैल्यू आई नॉट, ठीक है। उसके बाद जब ये मैक्सिमम होगा, पहले ना हमेशा पॉइंट्स बताओ, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये क्या होगा, 0, ये जब 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। ऐसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट करते रहो, 0 यहाँ पे होगा तब ये मिनिमम, वापस यहाँ पे ये जब मैक्सिमम होगा ये क्या हो जाएगा, 0। और बाद में पॉइंट्स क्या करो करने, ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। ये वोल्टेज का ग्राफ, ये किसका ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ। और फिर इसका भी स्टेटमेंट लिखो। पहले चलो इसका मुझे बता दो, ये फेज में है क्या, ठीक है, फर्क है, कितना एंगल का फर्क है, 5/2। तो स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ कर लो, स्टेटमेंट लिखो इसका। कॉस्ट का ग्राफ जो होता है उसका उल्टा बना दिया, कॉस्ट का उल्टा बना दिया डॉटेड लाइन, बस। चलिए ड्रॉ, स्टेटमेंट लिखो। Here the current lags, LGS lag. Here the current lags behind the source voltage. Here the current lags behind the source voltage by 5/2 radians, right, 5/2 radians, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है, इक्वेशन देखो, वोल्टेज की क्या है, साइन ओमेगा टी, करंट के फाइनल इक्वेशन देखो क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, कितना एंगल का फर्क है, माइनस 5/2 का। करंट में माइनस है मतलब क्या, वो पीछे मतलब क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। अगर सपोज प्लस होता है तो करंट आगे होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लीड। तो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। जैसे वर्ड वो आएगा कैपेसिटर में, ठीक है। और ये वाला ग्राफ आगे स्टेटमेंट लिख दिया, इसमें भी वो पावर वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। पावर कंज्यूम लिखो, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम, उसमें सेम पूरा ऐसे डिराइवेशन आ सकता है, ठीक है, उधर से। वो रेजिस्टर वाले में देखो क्या किया था, पहले क्या लिखा हमने, एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर, बाद में क्या किया उसका एवरेज। तो इधर भी सेम, पहले इंस्टेंटेनियस पावर लिखना है, बाद में उसका एवरेज करना है। बस उससे सबसे पहले अब देखो डायरेक्ट इक्वेशन लिखोगे, सपोज बोर्ड में या स्कूल की तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई स्टडी द पावर इन इंडक्टर सर्किट, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और तुम डायरेक्ट पावर की इक्वेशन लिखने लगो, पूरा सही किया है तो नो डाउट करें ना, फुल मार्क्स शायद ना मिले। अपने लिए हमने अभी तो अपने लिए लेक्चर, इसलिए हमें पता है कि V = V0 sin ωt वो सब है, पर जब बोर्ड के क्वेश्चन तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे
तो उसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि भाई वोल्टेज तुम्हारा ये है, करंट तुम्हारा ये है, उसके बाद तुम पावर और वो सब की इक्वेशन लिखो, हमेशा उसमें वो लिखना ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इधर से पहले क्या ऐड करोगे कि द एसी सोर्स वोल्टेज इज गिवन बाय द एसी सोर्स वोल्टेज इज गिवन बाय V equal to V naught sin omega t, V equal to V naught sin omega t, and the current in the circuit will be, and the current in the circuit will be, क्या होगी करंट की इक्वेशन, I equal to I naught equal to I naught sin omega t minus pi by 2, I equal to I naught sin omega t minus pi by 2, ठीक है, ये करंट की इक्वेशन। तो पावर जो है, पहले क्या इंस्टेंटेनियस पावर, बाद में उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देखो, द इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट विल बी, the instantaneous power in the circuit will be, क्या होगा, P इंस्टेंटेनियस हमें चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस का क्या होगा, T इक्वल क्या है, VI, मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो V और I दोनों पता है, तो P इक्वल टू, V की इक्वेशन क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, I की इक्वेशन क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो P इक्वल टू, देखो V नॉट आई नॉट तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी भी ऐसे ही रखा, ये अभी तक हमने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी और माइनस, ठीक है, लिखो इतना। अब इधर देखो, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिटी क्या यूज करते हैं, हियर साइन 2 ओमेगा टी, उसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पावर को क्या लिख सकते हो, माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, जब भी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, देखो ये इंस्टेंटेनियस पावर आया, ठीक है, ये वाला। अब इसका क्या है, एवरेज निकालना, उसके वो ब्रैकेट वाला पार्ट ही लिखना पड़ेगा, वो एकदम फटाफट हो जाएगा इसमें। देखो, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर वन साइकिल विल बी, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर one cycle will be, अब देखो एवरेज पावर कंज्यूम, तो क्या है, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तो माइनस के वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना, इसका एवरेज निकालते हैं, तो इधर माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2, वो तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, तो साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकाल, ठीक, देखो
देखिए अब देखो ये जब साइन आ गया क्या होता है एक साइकिल में, क्या जीरो, साइन एक होता है तो जीरो, तो एवरेज पावर भी क्या हो गया जीरो। स्टेटमेंट डालना पड़ेगा इसके लिखो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या लिखोगे ऐसे, ये एवरेज वाला पार्ट कि साइन टू ओमेगा टी का जो एवरेज है विल बी जीरो। therefore P average is equal to क्या आ गया जीरो। therefore P average equal to जीरो, ठीक है ना। बस एक फाइनल स्टेटमेंट ऐड कर दो, क्या नो एवरेज पावर इज कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर, नो एवरेज पावर इज कंज्यूम्ड by the inductor during one cycle, during one cycle, ठीक है। अब इसके बेस पे जब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्व कर लेते हैं वो, पर इक्वेशंस याद रखो क्योंकि वो पेज नहीं घुमाना है, कुछ वैल्यूज ना दी हो तो वो तो क्या होती है आरएमएस। अगर सपोज पूछा हो आरएमएस या एग्जांपल फिर मुझे रिएक्टेंस की इक्वेशन बताओ, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या होती है अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा वो हर्ट्ज में, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 2πf यूज करो तो ओमेगा निकलेगा। एल क्या होता है इंडक्टेंस, उसका मीन क्या होता है याद है इंडक्टेंस क्या होता है हेनरी, ठीक है। और सपोज मैक्सिमम करंट निकालना हो तो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है वी नॉट बाई एक्सएल, तो एक्सएल अलग से निकाल दिया, वी नॉट तो दिया होगा पता होगा तो आई नॉट आ जाएगा। अगर आरएमएस पूछा तो क्या होगा वी आरएमएस बाई एक्सएल, ठीक है ना। एवरेज पावर और वो सब के बारे में पूछे तो भी वैसे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो ही आएगा, बस में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एवरेज पावर तो जीरो ही होता है, ठीक है। इसके बेस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। एनसीईआरटी लिख लेना 44 मिली हेनरी इंडक्टर, 44 मिली हेनरी inductor is connected to 44 millihenry inductor is connected to 220 volts, 220 volts from a 50 hertz 220 volts from a 50 hertz AC supply, AC supply. Find RMS current. Find RMS current. चलो ट्राई करो, अपने डेटा लिखो ढंग से, स्टेटमेंट भी डालो। इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है एवरेज जीरो होता है ना। हाँ तो ये तो बोल रहा हूँ साइन का एवरेज क्या होता है जीरो, वो एवरेज जीरो तो मल्टीप्लाई करो जीरो होगा।
आरएमएस करंट पूछा है ना, डेटा जो है तो देखो गिवन डेटा में क्या लिखो, एक तो VRMS कितना है 220 वोल्ट दे रखा है, बाद में और क्या है एल दे रखा है 44 मिली हेनरी और फ्रीक्वेंसी एफ दे रखा है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा लिखना है, कितना हो जाएगा 2 पाई एफ 100 पाई यूनिट क्या होगा उसका रेडियन पर सेकेंड। तो IRMS वो क्या होगा VRMS बाय एक्सेल। तो IRMS इक्वल टू VRMS और एक्सेल की भी इक्वेशन हमें पता है ओमेगा एल, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 220 ये कितना 100 पाई और एल कितना है 44 मिलियन 10⁻⁻3। ठीक है, तो वो अभी के लिए फोन यूज कर लो चलेगा। ठीक है, कितना 15.9 एम्पियर। ठीक है, ये अपना क्या आ गया आरएमएस करंट। ठीक है ना, एकदम बेसिक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, बेसिक है, लिखने या तरीका बहुत मैटर करने वाला है। ओके, ये एक क्वेश्चन हो गया, एक और कर लो तो इंडक्टर वाला भी खत्म हो जाएगा। A pure inductor of 25 millihenry, a pure inductor of 25 millihenry is connected to an AC source of 220 volts. Is connected to an AC source of 220 volts. AC source of 220 volts. Find inductive reactance. Find inductive reactance and RMS current. If source frequency is 50 hertz, source frequency is 50 hertz.
पहले इसमें क्या ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा जो है ओमेगा कितना होगा 2 पाई है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज 50 है क्या 60 50। तो ओमेगा 100 पाई मतलब कितना हुआ 314 रेडियंस पर सेकेंड। जब ना ओमेगा आ गया पहले रिएक्टेंस पूछा है तो एक्सेल क्या होगा ओमेगा एल 314 into एल कितना है 25 मिली हेनरी 10⁻³ कितना है इसका एक्सेल 2.5 पाई के टर्म्स में मत बोलो 7.85 एम्पियर सॉरी ओम्स। जब ना एक्सेल आ गया अब क्या पूछा है दूसरे पार्ट में IRMS इक्वल टू VRMS बाय एक्सेल। तो कितना होगा 220 by 7.85 28 लिख सकते हो 28 एम्पियर जितना RMS करंट आएगा। ठीक है ना। कल के लेक्चर सब अटेंड करने की ट्राई करना, मैं पढ़ाऊंगा। अगर ना अटेंड कर पाओ तो लेक्चर ले लेना, नोट्स ले लेना। ठीक है। इसमें थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा कौन सा इंडक्टर हो गया अपना कैपेसिटर वाला बाकी और एक छोटा डायग्राम मुझे सिखाना है। ठीक है। तो कल के लेक्चर में हो जाएगा। एक बार